तो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 11th ऑफ अक्टूबर 2020, क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 3 लेंज रूल चल रहा था। वन हु वर स्टडिंग लेंज रूल, वन हु वर स्टडिंग लेंज रूल, वन हु वर स्टडिंग लेंज रूल। जो लोग लेंज रूल पढ़ रहे थे, लेंज रूल पढ़ रहे थे, लेंज रूल पढ़ रहे थे। अब लेंज रूल का कुछ क्वेश्चंस लेक्चर 2 में बताया गया था, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो। आज लेंज रूल का कुछ और क्वेश्चन करते हुए हम लोग फिर मोशनल ईएमएफ के तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये देखो लेंज रूल है, ये एक AB एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें B से A पर करंट आ रहा है, स्टेडली इंक्रीजिंग करंट होना चाहिए। स्टेडली करंट आ रहा है, इंक्रीज करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए, और इस वायर पे अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए तो दैट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। 2 क्लास से पढ़ रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। लेंज रूल जिन्होंने नहीं पढ़ा है लेक्चर 2 पढ़ लो, उसमें हमने देखा है कि लेंज रूल से हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। कुछ बच्चे ना होमवर्क कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना भाग ले रहे हैं हमारे डिस्कशंस में, तो उनको कोई खास फायदा नहीं होगा पढ़ करके। बाकी जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज रूल से हम लोग पता लगाएंगे करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओ पॉइंट पर लेंज रूल जिन्होंने पढ़ा है, लेंज रूल कहता है कि करंट इंड्यूस इस तरह से होता है कि इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज को अपोज कर देता है ना। यहां से करंट जा रहा है, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पहले से उनका नहीं हो पाएगा, बाकी लोग बताओ। यहां से यहां पहुंचना है, खट खुट, यहां से यहां बढ़ता हुआ करंट ओ पर, यहां से यहां, ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा अंगूठा अंदर की तरफ, खट खुट, खट खुट, ये ऐसे अंगूठा अंदर, ये ऐसे अंगूठा अंदर, ये ऐसे अंगूठा अंदर। तो कॉज है अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंज रूल कहता है कि करंट इंड्यूस कुछ ऐसा होगा कि वो अपने कॉज को अपोज कर दे। कॉज को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ही हम लोग ने पढ़ा है। करंट अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तभी ऐसा अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा। करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तभी अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट को अगर ग्रीन वाले पेन से इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इस केस में, पहले केस में आई इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये सब मजा आ रहा है अगर पढ़ने में तो दोस्तों से शेयर करो वीडियो को और फटाफट लाइक करके चलो। अब इसमें देखते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बाहर निकाल रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं। परसों क्लास नहीं किया तो देख लेना, फ्लक्स बराबर बी ए, बाहर खींचने से एरिया कम, एरिया कम तो फ्लक्स कम। तो कॉज है फ्लक्स का कम होना। लेंज रूल कॉज को अपोज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, कॉज फ्लक्स कम होना है तो अपोज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना होगा। फ्लक्स बराबर बी इंटू ए होता है। अब ए तो कम ही हो रहा है, फिर भी फ्लक्स को इंक्रीज करना है। एक ही तरीका बचता है कि बी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाए। फ्लक्स कम होना कॉज है, अपोज करने के लिए कॉज को अपोज, तो फ्लक्स को इंक्रीज करना होगा। फ्लक्स बराबर बी इंटू ए है। अब ए तो कम ही हो रहा है बट फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो बी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बी पहले से अंदर की तरफ है
तो इस कॉइल में करंट कुछ ऐसा इंड्यूस्ड हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, अंदर के 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 तरफ हो जाए, तभी फ्लक्स का वैल्यू जो है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अंदर के तरफ होने का मतलब करंट जो है उसमें क्लॉकवाइज, करंट इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज चले, करंट अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इस केस में इंड्यूस्ड करंट कॉइल में क्लॉकवाइज। सब दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जो लोग पेन ड्राइव लेकर के जा रहे हैं एक जगह पर पढ़ने और फिर अगला दिन पेन ड्राइव पे नोट्स लेके आ रहे हैं, वो भी गलत। उससे अच्छा ये सब वीडियो पढ़ करके लेंस रूल वगैरह सीखा जाए। थर्ड केस में बताओ, ये भी वैसा ही है, अंदर कर रहे हैं, फ्लक्स बी इंटू ए, अंदर करने का मतलब एरिया कम, एरिया कम का मतलब फ्लक्स कम, तो फ्लक्स का कम होना कॉज है, लेंस रूल, कॉस को अपोज, कॉस को अपोज करने का मतलब फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा करने का मतलब बी इंटू ए। अब ए तो ज्यादा हो ही रहा है, नहीं सॉरी 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 थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी, अंदर कर रहे हैं, अंदर करने का मतलब एरिया ज्यादा कर रहे हैं, एरिया ज्यादा हो रहा है, अंदर हो रहा है ना, ये तो अंदर हो रहा है, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा होना ये कॉज है। लेंस रूल, कॉस को अपोज, कॉस को अपोज मतलब फ्लक्स कम करना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, ये कम करना है, ये ज्यादा हो रहा है, तो एक ही तरीका है, फ्लक्स को कम करना है लेकिन एरिया ज्यादा हो रहा है, फिर भी कम ही करना है, तो एक ही तरीका है कि बी का वैल्यू बहुत कम किया जाए, बी को अगर कम करेंगे तभी फ्लक्स कम हो सकता है। बी अंदर की तरफ है, इसको कम करने का तरीका है बी बाहर की तरफ आ जाए, बी बाहर की तरफ आने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन अगर इसमें, करंट का डायरेक्शन अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, हाँ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पर होगा, बाहर की तरफ आएगा। इस केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और इस डायग्राम में देखो करंट इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर देखते हैं बढ़ता हुआ करंट यहाँ पर खट फुट, यहाँ से यहाँ खट फुट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले जाना पड़ेगा, अंदर ले जाने की वजह से करंट का वैल्यू जो है, करंट का डायरेक्शन पहले वाले में क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें देखते हैं इसमें करंट अंदर खट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बाहर, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर डालने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाले में क्लॉकवाइज, नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले में क्लॉकवाइज और नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये सब सीखो, इतना टाइम अब हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, फटाफट ये सब बनाओ।
अब इस केस में देखो, ये डायग्राम है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पर निकालना है। क्या सर बोर कर रहे हैं? ये क्वेश्चन परसों भी बताए, कल भी बताया, आज भी बताए, तो बताओ डायरेक्शन कहाँ होगा, बताओ इसमें गैल्वेनोमीटर जो लगाएंगे उसमें डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बताओ कहाँ पर होगा, बताओ कहीं पर नहीं होगा। नो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, क्यों नहीं होगा? आप लोग लेंज लॉ तो बार बार लगा रहे हैं, अभी जो लोग समझ गए फैराडे का लॉ भूल जा रहे हैं। फैराडे का लॉ कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट केवल तब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होना चाहिए। स्टेडी करंट है, बढ़ता हुआ करंट नहीं है, बस एक करंट जा रहा है कॉइल के बगल से, अगर वो बढ़ता घटता हुआ करंट नहीं है, एसी नहीं है, डीसी डायरेक्ट स्टेडी करंट है, तो वहां पर किसी भी तरह से फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर किसी भी तरह का करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैग्नेट है, इसको नजदीक ला रहे हैं, दिस इज अ कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का पोलैरिटी बताना है कि पॉजिटिवली चार्ज किधर होगा, निगेटिवली चार्ज किधर होगा। कॉस को अपोज, देख रहे हो इसका कॉस है नॉर्थ पोल के नजदीक आना, नॉर्थ पोल का नजदीक आना, नॉर्थ पोल का नजदीक आना कॉज है। अपोज करने के लिए ये चेहरा नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर शो करेगा, और ये चेहरा नॉर्थ पोल की तरफ तभी बिहेवियर शो करता है जब इसका पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इस तरह से करंट का डायरेक्शन हो, ऐसे सामने की तरफ नॉर्थ पोल जो है वो रिपेल कर जाएगा, तो इसका टर्मिनल पॉजिटिव और इसका टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लेंज रूल लगाते हैं, और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते रहो जिससे कि लेंज रूल्स का डायरेक्शन पता लगाना आते रहे। अब हम लोग मोशनल ईएमएफ के तरफ चलते हैं। अब ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास से 12th क्लास तक आ गए, यूनिट टेस्ट से लेकर के मेंस एडवांस से लेकर के नीट तक का तैयारी कर रहे हैं। एक चीज हमें मालूम है कि फिजिक्स में कितना भी कॉन्सेप्ट, कितना भी हाथ पैर निकाल लो, प्रूफिंग कर लो, एच सी वर्मा बना लो, प्रूफिंग का टॉपिक हर चैप्टर में आता था, अभी भी आता है। इस चैप्टर में लेंज लॉ परसों सीख रहे थे, उसमें बताया गया था, 10th क्लास में भी बताया गया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, इसमें कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर करेंगे, बाहर खींचेंगे, अंदर करेंगे, बाहर खींचेंगे, अंदर करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, लेक्चर 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था, अभी फिर बताऊंगा। बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात यह है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन के वजह से इंड्यूस हुआ है, इस वजह से स्पेसिफिकली इस टॉपिक को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। लैंग्वेज देख ही रहे हो, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, इसको क्या किए, बाहर की तरफ पुल अप किए हैं। पुल अप करते समय खींच रहे हैं तो उसका एक स्पीड है v, मोशनल ईएमएफ, इसका लेंथ l है, और एट एन इंस्टेंट किसी एक खास समय पर जब तुमको देखना है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस समय मान लो कि कितना पोर्शन x अंदर है, पूरा एरिया तो अंदर नहीं, जिस समय एट एन इंस्टेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो लेंथ है वो अंदर है, दैट इज x। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख लेंगे, कंसीडर दैट एट एनी टाइम t द पार्ट a डैश b या c d डैश बराबर x ऑफ द कॉइल is inside the magnetic field. If L is the length of the arm BC of the coil, तो एरिया linked with the coil कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एरिया L, और सिर्फ ये x, ये तो बाहर निकल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर B इंटू A होता है वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड हो। वैसे फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा होता था, तो कॉस थीटा में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बी, और एरिया वेक्टर कॉइल पर परपेंडिकुलर, तो कॉइल पर परपेंडिकुलर अंदर ही की तरफ है,
तो फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा नहीं होगा, बी इंटू ए ही होगा। एरिया में इस पूरे कॉइल का एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि खींच रहे हैं, तो इतना ही लेंथ अंदर है, एल इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही एरिया जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए, वैसे बी ए कॉस थीटा था बट यहाँ पर थीटा 0 हो रहा है, तो बी इंटू डेल्टा एस या एरिया जो भी लिख दो, ये एल एक्स के बराबर था तो ये बी एल एक्स के बराबर हो गया। अब जिन्होंने फैराडे का लॉ पढ़ लिया है, फैराडे का ही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्वांटिटेटिव फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी माइनस साइन के साथ है। लेक्चर 1 देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 1। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बी तो बाहर आ जाएगा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एल देखो इस खींचते समय ये एल सेम रह जा रहा है, एल सेम रह जा रहा है, एल भी बारी एक्स इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज है क्योंकि ये अभी 10 है तो फिर तो 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम को स्पीड कहते हैं, इसी स्पीड से खिंचा रहा था। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस बी एल बी, और यही हमारा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, माइनस बी एल बी। न्यूमेरिकल बनाते समय इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये माइनस जब जिन्होंने लेक्चर 1 मेरे पास पढ़ा था उनको बताया था कि फॉर्मूला लिख लो, बताऊंगा माइनस क्यों आता है। अब आपको आ रहा होगा ये माइनस इसीलिए आता है क्योंकि लेंस बताते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ऐसा ही प्रोड्यूस होता है कि वो अपने कॉस को अपोज कर जाए, इस वजह से ये माइनस आता है। न्यूमेरिकल बनाते समय इस माइनस को रखने का आपको जरूरत नहीं है। बी एल बी मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। रही बात डायरेक्शन पता लगाने की, लेक्चर 1 में तो इसका डायरेक्शन पता लगा ही चुके थे, और जो लोग कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं ऐसे ही टाइम पास करते हैं उन लोग का तो कुछ होगा नहीं। बाकी लोग देखो इसमें हम लोग करते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए, बाहर खींच रहे हैं कॉज एरिया कम होने से फ्लक्स कम, यही कॉज है। लेंज लॉ, फ्लक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए है, ये तो डिक्रीज कर रहा है फिर भी फ्लक्स इंक्रीज करना है। कैसे करें? एक ही तरीका है कि बी का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। बी का वैल्यू इंक्रीज कैसे करें? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको और इंक्रीज करना है। हाथ निकालो, दाहिना हाथ, करंट अगर ऐसे बह जाए, ऐसे बह जाए, ऐसे बह जाए तो अंगूठा अंदर की तरफ, ऐसे बह जाए अंगूठा अंदर, ऐसे बह जाए अंगूठा अंदर, ऐसे बह जाए अंगूठा अंदर, ऐसे बह जाए अंगूठा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे बह जाए, ऐसे बह जाए, ऐसे बह जाए, ऐसे बह जाए, तब ये अंदर की तरफ होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सी बी ए बी इस तरफ हो जाएगा। ये हमारा कहानी खत्म मोशनल ईएमएफ का। इतना ही पढ़ना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले पढ़ना था, फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना था, लेंज रूल पढ़ना था, लेंज रूल के एप्लीकेशन पढ़ना था और मोशनल ईएमएफ पढ़ना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10 पे वेरियस मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ पढ़े थे तो अभी भी पढ़ लिए। फैराडे का 4 लॉ भी पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ई का फॉर्मूला भी पढ़ लिए और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला भी पढ़ लिए। अब सिर्फ इसमें 1 से 2 क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन इसका बना लेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ को ध्यान से देख लो, इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और जितना हो सके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मिलते हैं अगले क्लास में ईएमएफ के न्यूमेरिकल के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल के साथ, मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।